और हमें लोअर लेवल से स्लाइटली रिकवरी जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है। पहले आप लेकर आइए निफ्टी को और सेंसेक्स को, कि निफ्टी सेंसेक्स अभी प्रेशर में ही कामकाज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई बार स्पाइट नहीं है। थोड़ी पहले 200 अंकों से ज़्यादा ही गिरावट थी, अब 190 अंकों के आसपास ही गिरावट है। 1% के आसपास का डिप अभी भी आपको निफ्टी में दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक हालांकि आज थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे HDFC बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है। तो निफ्टी बैंक के अंदर निचले स्तरों से रिकवरी है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। 1/4% के आसपास फॉल है, क्योंकि HDFC बैंक का हरे निशान में सबसे ज़्यादा वेटेज वहीं पर ही है। सो निफ्टी बैंक का प्रेशर तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना बाकी सेक्टर्स का। तो आज प्रेशर में है IT, प्रेशर में FMCG, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेशर के साथ मार्केट्स को नीचे की तरफ धकेल रहा है। थोड़ा संभला जरूर है बाजार लोअर लेवल से, इसीलिए आप मिड कैप स्मॉल कैप लेकर आइए। वहाँ पर निचले स्तरों से अच्छी आपको रिकवरी दिखाई पड़ेगी। मिड कैप इंडेक्स अब करीब 1% नीचे है, 46,041 का लेवल है। इंट्राडे लो 45,751 का था। तो निचले स्तरों से 250 से 300 अंकों के आसपास की रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में आ चुकी है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि 14,586 का लो बनाकर अब 14,650 के आसपास कामकाज कर रहा है, यानी कि लोअर लेवल से यहाँ पर भी स्लाइटली अपटिक्स आए हैं। एडवांस डिक्लाइन करीब 700 शेयर एडवांसेस में और 1621 शेयर जो है वो डिक्लाइन के साथ कामकाज कर रहे हैं। बाजारों पर बातचीत कर लेते हैं। पहले हमारे साथ जतिन गेडिया मौजूद हैं आज बातचीत करने के लिए मार्केट्स के ऊपर। जतिन जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स पे पहले आपका एक व्यू चाहूंगा, क्योंकि बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स तो बिकवाली में है ही, फ्रंट लाइन में बिकवाली में है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा संभला भी है। तो इंटेंसिटी ऑफ फॉल की इतना नहीं है जितना फर्स्ट हाफ में हम देख रहे थे। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को अभी? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आपने सही कहा सुमित जी। जो इंटेंसिटी है वो मेरे को लगता है कि जो बैंक निफ्टी का जो आउट परफॉर्मेंस है उसके कारण जो नहीं हुआ है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अगर जो मैं निफ्टी की पहले अगर जो मैं बात करूं 21,900 क्रूशल सपोर्ट था जो आके ब्रीच हुआ है। पुट का जो ओपन इंटरेस्ट था वो 22,000 से 21,800 के आसपास शिफ्ट हो गया है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो टेक्निकली मैं बात करूँ तो 21,740 के आसपास एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आता है। तो कहीं ना कहीं 21,800 21,740 एक क्रूशल सपोर्ट के तौर पे उभरेगा। और मेरे को लगता है ये जो फॉल आ रहा है कहीं ना कहीं एक लास्ट लेग या तो फिर फाइन फैग एंड ऑफ दी फॉल है। मेरे को नहीं लगता है यहाँ से सेलिंग प्रेशर और एग्रीवेट होना चाहिए। मेरे को इनफैक्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। इसके लिए बैंक निफ्टी में जो फॉल हुआ है वो कहीं ना कहीं थम जाएगा और मेरे को लगता है कि इसमें रिकवरी आनी चाहिए। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो 46,000 का जो स्तर था वो पिछले ट्रेडिंग सेशन में टेस्ट हुआ था और वहां से हमने एक शार्प रिकवरी देखी थी। आज के ट्रेडिंग सेशन में साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, कल का लो ब्रीच नहीं हुआ है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो फॉल है वो आज निफ्टी में ज्यादा है। इसके पहले हमने बैंक निफ्टी में देखा था और ब्रॉडर मार्केट में देखा था। तो आज जाके कहीं ना कहीं निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये संभल जाएगा। 21,740 800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके लिए लगता है कि कहीं ना कहीं एक पुल बैक हमें ओवर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस देखने मिलना चाहिए। तो थोड़ा बहुत पुल बैक कुछ सेशंस में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा शायद डाउन साइड अब निफ्टी का ना दिखाई पड़े। 21,850 जिसके नीचे आज इंट्राडे में निफ्टी पहुंचा था, उसके वापस इर्द गिर्द निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जतिन सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग हो या शॉर्ट हो? देखिए, दो ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं। जो पहला ट्रेडिंग आइडिया एक मिक्स होगा, एक बाय होगा एक सेल होगा। तो जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा वो बजाज फाइनेंस में होगा। बजाज फाइनेंस एक डेली चार्ट्स पे बहुत ही ओवरसोल्ड है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इसमें हम साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हैं, यानी कि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन जो था वो नेगेट करके अभी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 6600 का एक जो लेवल था जहाँ पे मैक्सिमम ऑल का स्ट्राइक था, वहाँ उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है एक आउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग इसमें आ सकती है। तो 6740 के लिए लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूंगा और इसमें मैं स्टॉप लॉस 6410 का सॉरी 6510 का लगा के इसमें लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे। जो सेल साइड की तरफ ट्रेड होगा वो औरोबिंदो फार्मा में होगा। तो औरोबिंदो फार्मा में हमने देखा है कि 3 दिनों का एक साइडवेज कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है। तो मेरे को लगता है इसमें वीकनेस और बढ़नी चाहिए। इसके लिए
सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे। 939 से लेके 912 का हमारा टारगेट रहेगा और इसमें मैं स्टॉप लॉस 1025 का सजेस्ट करना चाहूंगा। तो औरोबिंदो फार्मा डे लो के आसपास काम काज कर रहा है और करीब करीब 24 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, 993 के आसपास ये भी ट्रेड करा। लेकिन लॉन्ग साइड पे आप बजाज फाइनेंस देखेंगे, कल आशीष बहेती ने इस पर कॉल दी थी और आज करीब जतिन सर मान रहे हैं कि 6740 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं। इसके अलावा जतिन सर आज जो की हाईलाइट है वो है TCS, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा प्रेशर यहीं पर ही देखने को मिल रहा है। एक बड़ा ब्लॉक और ब्लॉक के बाद स्टॉक में गिरावट, हालांकि डे लो के आसपास ही स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन कितना सीवियर डैमेज आप TCS में देख रहे हो इस ब्लॉक के बाद, क्या करना चाहिए अभी? देखिए डेफिनेटली आज का जो मूव है वो अपने की डेली एवरेजेस के नीचे जाके ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए वीकनेस तो है। मेरे को लगता है कि इसका जो सपोर्ट एकदम जो एक क्रूशियल सपोर्ट बन के आ रहा है वो अराउंड 3950 से लेके 3930 का एक आ रहा है, जहाँ पे उसका प्रीवियस स्विंग लो था और साथ ही साथ में वो एक ब्रेकआउट लेवल था। तो मेरे को लगता है कि जो ब्रेकआउट लेवल अर्लियर एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था वो अभी सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। इसके लिए 3930 3950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मेरे को लगता है कि ये जो फॉल आया है वो मोस्टली ऑन द बैक ऑफ जो सेल आया है उसके वजह से हुआ है। लेकिन मेरे को लगता है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर की तरफ में रिज्यूम होना चाहिए। तो पॉजिटिव मोमेंटम वापस रिज्यूम होना चाहिए, थोड़ी बिकवाली जरूर है, लेकिन हाँ 3950 के आसपास का एक सपोर्ट आप या स्टॉप लेके यहाँ पर पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। अब मिड कैप में कुछ गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। किस तरह की सिचुएशन है? मिड कैप इंडेक्स में स्लाइटली रिकवरी, करीब 1% के नीचे का अब फॉल है। कुछ देर पहले तक जो फॉल था वो करीब करीब 45,751 तक लेके गया था, अब 46,050 है। तो निचले स्तरों से आप मान लीजिए मोटा मोटा 300 अंकों की कम बैक मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी दिखा चुका है। मेजर फॉल वाले शेयरों में आज फार्मा है, जिसकी अभी बात जतिन सर कर भी रहे थे। औरबिंदो फार्मा करीब 2.5% नीचे है, टोरेंट फार्मा 2% नीचे है, ग्लेनमार्क 1.5% नीचे है और ग्रैन्यूल्स करीब करीब 1.25% के आसपास का फॉल यहाँ पर भी है। रियल स्टेट स्पेस से शोभा 2% नीचे, प्रेस्टीज 1.5% नीचे, गोदरेज 1% नीचे, इनफैक्ट इंडिया बुल्स रियल स्टेट तो 8% नीचे अभी भी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा आज मिड कैप IT में प्रेशर है, तो KPIT टेक 2%, परसिस्टेंट 2%, कोफोर्ज 1.5%, इन डिक्सन टेक ये भी करीब करीब 1% के आसपास के फॉल के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। FMCG शेयरों में बिकवाली है, कोलगेट 4%, यूनाइटेड ब्रिवरीज 3%, गोदरेज कंज्यूमर करीब 2.5%, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। लार्ज कैप में नेस्ले 4.5% नीचे, वो भी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप के गेनर्स में आपको पेटीएम दिखाई पड़ेगा, ओबरॉय रियल्टी आउट परफॉर्म कर रहा है रियल स्टेट स्पेस को, 1.5% ऊपर है। बालकृष्ण 1.5% ऊपर आ गया अब, और टोरेंट पावर लगातार दूसरा दिन 1.5% ऊपर, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में L&T टेक 3.5% नीचे, लगातार प्रेशर में है। PB फिनटेक 3% नीचे है, HPCL करीब करीब 2% नीचे है और साथ साथ भारत डायनामिक्स करीब करीब 2.5-3% के आसपास बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जतिन सर, OMCs में कुछ नाम आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? क्योंकि प्रेशर तो आज है, वो क्रूड की तेज़ी कह लो या लगातार तेज़ी थी, फिर वो प्रेशर आ गया प्राइस कट का, अब दोबारा क्रूड बढ़ रहा है, तो कंसर्न मार्केट में ये उठ रहा है कि क्या दोबारा कहीं प्राइस कट ना आ जाए। कैसे रीड कर रहे हो? मतलब ये बिकवाली डन हो गई, लॉन्ग जाए या वेट करें अभी? आज के ट्रेडिंग सेशन में जो फॉल हुआ है वो मेरे को लगता है कि एक एक्सटेंशन ऑफ द फॉल है। फ्रेश शॉर्ट करने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। मेरे को लगता है कि हमें इन द केस ऑफ फॉर एग्जांपल मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एग्जांपल लेना चाहूँगा। अभी 450 के आसपास चल रहा है, लेकिन उसका जो 20 वीक का सपोर्ट आ रहा है वो अराउंड 430 आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं एक 4-5% डाउनसाइड पे इसका क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है। तो हमें वेट करना चाहिए, नहीं कि करंट लेवल्स पे शॉर्ट करना चाहिए। मेरे को लगता है सपोर्ट पे आके जो मीडियम टर्म अप ट्रेंड है उसके साथ हमें खेलना चाहिए और अगर जो किसको कंपल्सिव शॉर्ट करना है तो 430 के टारगेट के साथ शॉर्ट किया जा सकता है और आज के डेज का जो हाई है अराउंड 458 का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस लगा के सेल किया जा सकता है। लेकिन अगर जो कोई एक्यूमुलेट करना चाहता है तो मेरे को लगता है कि अराउंड 430 के आसपास आए तो लॉन्ग जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको OMCs को लेकर यहाँ पर राय दी है जतिन सर ने। अब आगे बढ़ते कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे फ्लाइट के पायलट को अब पहले की तुलना में ज़्यादा आराम मिलेगा। दरअसल 1 जून से DGCA ने नए नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत ड्यूटी टाइम में बदलाव किया गया है।
खबर पर और डिटेल लेते हैं, हमारे संवाददाता रोहन मौजूद है। तो रोहन, पायलट से जुड़े नए नियमों पर डीजीसीए का क्या रुख है और ये जो रुख है ये इतना सख्त क्यों हुआ है? नहीं आ गया था, लेकिन जो एयरलाइंस थी, खासतौर पर स्पाइसजेट, इंडिगो जो है, वो चाह रही थी कि थोड़ा और समय मिल जाए। इसलिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, जो जिनमें की सभी बड़े एयरलाइंस शामिल हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी डीजीसीए को और कहा था कि उन्हें और समय चाहिए इस नियम को लागू करने के लिए। लेकिन अब डीजीसीए ने कहा है कि वो जो 1 जून की डेडलाइन है उससे वो नहीं हटेंगे। जो एयरलाइंस हैं उनको ये नए नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। अब नए नियमों में है क्या, तो जो अभी फिलहाल 36 घंटे का जो है रेस्ट टाइम मिलता है 1 हफ्ते में, उसे बढ़ा के 48 घंटे की बात कही गई है। जो नाइट लैंडिंग है उसमें एक रात में आप अधिकतम अभी 6 लैंडिंग तक कर सकते हैं, उसको कम करके 2 लैंडिंग तक करने की बात कही गई है। जो नाइट का जो टाइम है उसकी डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया है। पहले 5 बजे तक ही रात का मानी जाती थी, अब जो है नाइट ड्यूटी आपकी 6 बजे तक मानी जाएगी। तो इस तरह से कई सारे बदलाव किए गए हैं जिससे पायलटों को ज़्यादा आराम मिल जाए। लेकिन जो एयरलाइंस है उनका ये कहना है कि फिलहाल उनके पास इतने पायलट्स भी नहीं हैं और इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो इसे लागू कर लें, तो इसलिए वो और टाइम चाह रही थी। लेकिन अब जो डीजीसीए का कहना है कि 1 जून से इन एयरलाइंस को ये लागू करना ही पड़ेगा। इसका ये भी मतलब है कि जो एयरलाइंस है उनको कई सारी जो अपनी फ्लाइट्स है, हो सकता है कि अगर वो तैयार ना हो तो उन्हें ग्राउंड करनी पड़ सकती है 1 जून के आसपास, अगर यही स्थिति रही तो। अच्छा रोहन, एक चीज़ और, क्योंकि एविएशन में ऐसी भी बातचीत है कि शायद लोकपाल की नियुक्ति हो सकती है, क्या इसकी भी कुछ तैयारी चल रही है क्या? जी बिल्कुल, ये जो आइडिया था ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आया था कुछ महीने पहले, जब एक मीटिंग हुई थी जहां बहुत सारे, जब आप वेब चेक इन करते हैं उसको नाम पे जो अतिरिक्त पैसा लिया जाता है, हर सीट के नाम पे अतिरिक्त पैसा लिया जाता है, लोगों को रिफंड नहीं मिल रहे थे। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक सजेशन दिया था, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में होता है या बाकी सेक्टर्स में होता है, एक लोकपाल होता है, उसको वो जो यात्रियों की समस्याओं की फाइनल अथॉरिटी होगी कि अगर कोई समस्या है तो उसको सॉल्व किया जाए, एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व किया जाए। तो उसको लेकर अब बातचीत शुरू हो गई है। डीजीसीए से, बीसीएएस से इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं और बहुत जल्द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसको लेकर एक बैठक करने वाली है, जिसमें एयरलाइंस तो बुलाए ही जाएंगे, साथ ही जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, ट्रैवल कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स हैं, उन सबको बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि कितनी वायबिलिटी है। इसमें बस एक जो पॉइंट आ रहा है कि एयर सेवा पोर्टल जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो क्या इन दोनों को हम मिला सकते हैं, इस पर बातचीत होगी। लेकिन इसको लेकर अब जो है जोर शोर से बातचीत हो रही है मिनिस्ट्री के अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, ये दोनों खबरें या दोनों डिटेल्स हम तक शेयर करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इंपॉर्टेंट अपडेट कस्टमर से रिलेटेड, इसलिए भी इस पर जिक्र करना ज़रूरी था। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है पतंजलि से जुड़ा हुआ, जहाँ पर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर भी और बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी हैं। तो असीम, ये पतंजलि को लेकर इशू बहुत समय से चल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ा रुख भी आया था, वो दिखाई पड़ा है। क्या है तमाम डिटेल आपके पास? आज इस सही कहा आपने। अगर मैं बात करूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि जो पतंजलि है वो गुमराह करने वाले विज्ञापन दे रहा है, शुगर और बीपी जैसी वो बीमारियों को स्थायी रूप से ठीक करने का दावा कर रहा है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से जवाब मांगा था। पतंजलि ने कहा था कि हम इस विज्ञापन को हटा लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिलाने के बावजूद पतंजलि ने ऐसे विज्ञापन को देना जारी रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस जारी किया था और इनसे पूछा था क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पाया कि पतंजलि ने अभी तक इसको लेकर के रिप्लाई फाइल नहीं किया। तो कोर्ट ने कहा कि आपको परिणाम भुगतने होंगे। तो ऐसे में कोर्ट ने जो पतंजलि आयुर्वेद के एमडी है आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव दोनों को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा है। 2 हफ्ते के बाद इस मामले की सुनवाई दोबारा होगी। केंद्र सरकार से भी इसके ऊपर जवाब मांगा है, तो अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के कोई कर्डर डायरेक्शंस दे सकता है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट है पतंजलि पे, इसीलिए शायद पतंजलि का स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। 3-3.25% नीचे पतंजलि का शेयर जो है वो अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लगातार ये न्यूज़ फ्लोज इस कंपनी से रिलेटेड कंटिन्यू है और इसी का रिएक्शन पतंजलि के स्टॉक प्राइस में हम ऑलरेडी देख भी रहे हैं। करीब 3.5% नीचे, कुछ समय पहले 4-4.5% तक नीचे था पतंजलि का स्टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पर 5 साल में रेलवे की तस्वीर बदल जाएगी, ये कहना है रेलवे और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का। राइजिंग भारत के मंच पर उन्होंने रेलवे के बड़े रिफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा कि अब रेलवे और तेज ग्रोथ के लिए तैयार है।
रेलवे के बजट को मर्ज किया जनरल बजट में, जहां मात्र 15,000 करोड़ के आसपास मिलते थे जनरल बजट से भारतीय रेलवे को, आज 2,52,000 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट सपोर्ट मिलता है। काम फंडिंग बढ़ी, काम बढ़ा, कई तरह के रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे करीब करीब 38 ऐसे मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, जिसके कारण आज रेलवे एक ऐसी परिस्थितियों में आई है कि अब अच्छी एक फाउंडेशन बन गई 10 वर्षों में। आने वाले 5 वर्षों में इस फाउंडेशन को और स्ट्रांग करेंगे। कई जो नई टेक्नोलॉजीज लेके आए उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, और उसके बाद में उसके आगे वाले 20 सालों में रेलवे एक अलग नया स्वरूप देखेगी। तो आप सुन रहे थे अश्विनी वैष्णव को, जिनका कहना है कि रेलवे को लेकर एक बड़ा केपिक्स या बड़ा एक्सपेंशन आने वाले समय में आप देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और शेयर हैं उनके ऊपर भी हम बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा, और एक बार जरा खिलाड़ी अपडेट पर भी नजर डाल लेते हैं। एक दूसरा सेशन है और मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर जारी है, तो किस तरह का अपडेट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस हफ्ते 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हैं, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत हैं और सैमको के ओम मेहरा हैं। रिटर्न वाइज सोफार प्रशांत लीड कर रहे हैं 6% रिटर्न के साथ, रूपक 4-4.5% पॉजिटिव रिटर्न और ओम मेहरा करीब 1.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिडक्या मंत्रा को अब यहीं समेटेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर सर से। किस तरह की डिटेल्स हैं, क्या एक्सपेंशन प्लान है, इन सब पे बातचीत होती है। छोटो से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार।